हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ही भाई फटाफट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माना की दुनिया में यस, ऑडियो वीडियो एकदम ओके है। सो इंग्लिश पैडागोजी हम डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश पैडागोजी के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम पॉइंट है, ठीक है। उनको इकट्ठा करके एक क्लास मुश्किल से बनेगी, तो उसको लास्ट में लेंगे, शक्तिमान टाइप में छोटे छोटे पॉइंट्स की, ठीक है। तो आज एक मेजर टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं। ये इंग्लिश पैडागोजी के सिलेबस में है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक जो मैं आज करवा रही हूँ ये इंग्लिश का भी टॉपिक है, ये सीडीपी का भी टॉपिक है, ये हिंदी पैडागोजी का भी टॉपिक है और ये एसएसटी का भी टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब कंफर्म है 120% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो मैं इसको सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ। देखो, इंग्लिश पैडागोजी का टॉपिक है, लेकिन ये सीडीपी का भी टॉपिक है और ये हिंदी का भी टॉपिक है। तो मैं इसको दोनों भाषाओं में पढ़ा देती हूँ एक साथ, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने ही है, सीडीपी में मैंने ही, हिंदी में मैंने ही, ठीक है। तो आज हम टॉपिक करेंगे असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखना, तीनों सिलेबस में दिया हुआ है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। हिंदी के सिलेबस में भी है, इंग्लिश के सिलेबस में भी है और सीडीपी के सिलेबस में भी है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको इंग्लिश वाले टाइम करवा रही हूँ, सीडीपी में बहुत है हमारे पास टॉपिक करने को, ठीक है। तो एक ही साथ इसको कंसीडर करके चलना। मैं एक ही साथ इस तरीके से करवा दूंगी कि आपको हिंदी में भी प्रॉब्लम ना हो, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो और आपको सीडीपी में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैं करवा दूंगी। इसका जो मेजर पार्ट है वो असेसमेंट एंड मेजरमेंट का है, जो बहुत आता है पेपर्स में, वो पार्ट 2 रहेगा। आज हम पार्ट 1 इसका बेसिक करते हैं, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन के टॉपिक की। इवैल्यूएशन क्या होता है भाई? मूल्यांकन, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो भी आपको मूल्यांकन की बहुत जरूरत है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो भी आपको मूल्यांकन की बहुत जरूरत है, आप सीडीपी पढ़ा रहे हो तो भी आपको बच्चे के मूल्यांकन की बहुत जरूरत है, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना, बच्चों ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, तो आप उसको इवैल्यूएट करते हो। तो इस मूल्यांकन के अंदर एक जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आए थे वो ब्लूम लेके आए थे, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन को जब हम पढ़ते हैं तो मूल्यांकन के क्या होते हैं भाई? 3 उद्देश्य होते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ये जो 3 उद्देश्य हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो मूल्यांकन के अंदर एक बहुत जबरदस्त चेंज लेके आने वाला पर्सन था, वो कौन था भाई? वो आपका बेंजामिन ब्लूम था। तो इसीलिए इसको ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको मूल्यांकन का टॉपिक कह दो, आप इसको ब्लूम टेक्सोनोमी कह दो, एक ही बात है। इसका सेकंड पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट होगा, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है हिंदी, इंग्लिश में और सीडीपी में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी का, इवैल्यूएशन का बेसिक फर्स्ट पार्ट। तो बेंजामिन ब्लूम की बात करें तो बेंजामिन ब्लूम जो है अमेरिका के एजुकेशनलिस्ट थे। मतलब बेंजामिन जो ब्लूम थे वो अमेरिका से, साउंड प्रॉपर आ रहा है, आप अपना चेक कीजिए, ठीक है। साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल्यांकन के अंदर एक बहुत जबरदस्त चेंज लेके आने वाला पर्सन था, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड में चेक यूर ओन। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लूम टेक्सोनोमी, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ब्लूम टेक्सोनोमी किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है भाई? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी किसके द्वारा दी गई है? ब्लूम के द्वारा दी गई है। ब्लूम कौन थे भाई? अमेरिकी एजुकेशनलिस्ट थे, अमेरिकन जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिका के एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा है कि बच्चों को इवेल्युएट करने के 3 तरीके होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। तो इन्होंने 3 उद्देश्य जो है बच्चों को इवेल्युएशन करने के बताए हैं। अब इसको एक तरह से इसका क्लासिफिकेशन रहा है। शिक्षा में आपको सिंपल ये पूछे कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव किसने दिए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, एजुकेशन के उद्देश्यों को किसने क्लासिफाई किया है? तो किसने किया है भाई? ब्लूम ने किया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग की थ्योरी किसने दी है? ब्लूम ने दी है। तो ध्यान रखना, मैं हिंदी और इंग्लिश किस लिए ले रही हूँ? क्योंकि सेम टॉपिक मुझे हिंदी में पढ़ाना है, सेम टॉपिक सीडीपी में पढ़ाना और सेम टॉपिक इंग्लिश में पढ़ाना है। तो समझना, इंग्लिश वाली लैंग्वेज इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वाली लैंग्वेज हिंदी वालों के लिए, और दोनों भाषाएं सीडीपी वालों के लिए, ठीक है। हाँ, तो थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग किसने दी है भाई? ब्लूम ने दी है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है और इसको टेक्सोनोमी क्यों कहा गया। आपको पता है टेक्सोनोमी क्या होता है? एक तरह से टेक्सोनोमी ये ग्रीक वर्ड है,
टैक्सेस, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज का अरेंजमेंट करना, किसी चीज को अरेंजमेंट करना, किसी स्टेप्स में किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है। कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, टैक्सेस से आया है ग्रीक वर्ड्स टेक्सोनोमीज। नोमीज मतलब होता है साइंस, कहने का मतलब किसी भी तरीके से जो सीक्वेंस होती है, कोई अरेंजमेंट होता है, सेट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टेक्सोनोमी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। अब आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है, मेन पॉइंट याद रखना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। इनकी बुक का नाम है टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस बुक के अंदर ये शिक्षा के ऑब्जेक्टिव गिवन है, तो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव किस बुक के अंदर गिवन है। मैं सीडीपी की क्लास नहीं ले रही हूं, ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी वाले टाइम हो रही है, तो इंग्लिश की क्लास है, ये कॉमन टॉपिक है, तो क्या हो गया, ऐसे तुम है ना ऐसे दुखी से हो जाते हो। लर्निंग बचा था, लर्निंग की क्लास 11 बजे है, सीडीपी की क्लास हो रही है, अब ये इंग्लिश पेडागोजी क्लास हो रही है ना। इंग्लिश पेडागोजी में है ये टॉपिक, सिलेबस उठा के देखो, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। हाँ, तो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर ध्यान रखना है, इसने क्या दिया था भाई, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए थे इसने 1956 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब याद रखेंगे इसने कितने पक्ष दिए थे भाई, इसने 3 पक्ष दिए थे आपके, 3 जो है ऑब्जेक्टिव दिए थे। इसने कितने ऑब्जेक्टिव दिए थे भाई, 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे। तो सबसे पहले इनका आपको नाम ही याद रखना होना चाहिए, चीजों को ना नाम से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, कॉग्निटिव डोमेन्स, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन्स और आपका साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले इसने जो दिया था वो कौन सा था भाई, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष बोलेंगे, जो इसने 1956 में दिया था। कब दिया था भाई, पहली बार 1956 में दिया था, आपको ध्यान रखना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, सिंपल इतना याद रखना, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है जो चीज माइंड से की जाती है, जो चीज रिटर्न रूप में की जाती है, जो दिमाग से की जाती है, जिसमें चिंतन लगता है, जिसमें थिंकिंग लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्ञानात्मक उद्देश्य बोलते हैं। तुम है ना आंख बंद करके बस इतना भी समझो कि जो मैं तुम्हें बैच में पढ़ा रही हूँ ना, एक एक चीज एग्जाम में आने वाली पढ़ा रही हूँ, बस इतना समझो। साइड बाय साइड जेबीटी वाले हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को कृपा करके पढ़ते रहें, आपका पेपर सिर पे है, ठीक है। और बाद में लाइव भी करवाऊंगी हिंदी इंग्लिश ग्रामर को एस्टेट नोटिफिकेशन आने पे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, कॉग्निटिव डोमेन जो दिमाग, चिंतन, थिंकिंग इनसे चलता है, तो उसको कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन कहां से रिलेटेड है भाई, हेड से। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ट्रिपल एच, ठीक है, 3H किसने दिए हैं, तो 3H भी कह सकते हो आप इसको शिक्षा के अंदर। कैसे कैसे 3H है देखते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन जो कि हेड, दिमाग, थिंकिंग, चिंतन का काम दिमाग करता है, तो ये हेड से इंस्पायर्ड है, आपका कॉग्निटिव उद्देश्य है, ठीक है। फिर होता है साइकोमोटर उद्देश्य, साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब इसके अंदर आपका माइंड भी होता है और आपका चिंतन भी होता है, मतलब आपका माइंड भी होता है और आपकी एक्टिविटी भी होती है। तो जिसके अंदर माइंड और एक्टिविटी, वेरी गुड, शाबाश। तो साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर, तो साइको मतलब इसके अंदर आपकी एक्टिविटी भी होती है और इसके अंदर आपका माइंड भी होता है, दोनों चीज एक्ट करती हैं। तो ये हैंड से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी कहां से रेगुलेट होती है भाई, हैंड से रेगुलेट होती है। साइकोमोटर जैसे कि आप ये मान लो आप कोई भी चीज सीख रहे हो, कोई ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जिसके अंदर आप एक्टिविटी करते हो, तो साइकोमोटर डोमेन्स के अंदर आती हैं सारी क्रियाएं, ठीक है। फिर थर्ड होता है कौन सा भाई, अफेक्टिव डोमेन। थर्ड कौन सा होता है, अफेक्टिव डोमेन, जो कि हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के अंदर वैल्यूज होती हैं, बच्चे के अंदर नैतिकता लाई जाती है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, हेड से। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा समझ लो, सिंपल क्वेश्चन आएगा, शिक्षा के 3 ऑब्जेक्टिव किसने दिए हैं, ब्लूम ने दिए हैं। ब्लूम ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए, सही मायने में तो ब्लूम ने एक ही उद्देश्य दिया था, कॉग्निटिव, ठीक है। लेकिन ये पूरी ही ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी अलग अलग लोगों ने दिए थे, वो भी बताऊंगी, ठीक है। फिर आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है। जो आपका साइकोमोटर है वो किससे रिलेटेड है, हैंड से, तभी तो इसको ट्रिपल एच भी बोलते हैं, ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन आपका किससे रिलेटेड है, हार्ट, क्योंकि मोरलिटी, नैतिकता, कुछ सीखना, ये तो हार्ट का काम है, सीधी सी बात है। हेड आपका कॉग्निटिव हेड का काम है और साइकोमोटर आपका हैंड का काम है। तो ठीक है, ये आपको सिंपल सा याद रखना है, क्लियर।
अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और याद करना, आपसे अलग अलग डीप में पूछे, वैसे तो हम बोल देते हैं शिक्षा के उद्देश्य ब्लूम ने दिए, लेकिन अलग अलग डीप में पूछे तो साइकोमोटर जो उद्देश्य दिया था वो किसने दिया था भाई, वो सिम्पसन और हैरो ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है, जो साइकोमोटर उद्देश्य दिया था वो किसने दिया था भाई, वो सिम्पसन एंड हैरो ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, सिम्पसन एंड होथ्रोन भी लिख देते हैं, हैरो भी लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो सिम्पसन एंड हैरो ने दिया था कौन सा भाई, साइकोमोटर उद्देश्य। ज्ञानात्मक किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। भावात्मक उद्देश्य किसने दिया था, भावात्मक उद्देश्य दिया था क्रोथवेल एंड मारिया ने। ठीक है, क्रोथवेल एंड मारिया ने। तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये पेपर के अंदर, इन उद्देश्य के फाउंडर आपसे पूछे गए थे, तो अलग अलग उद्देश्यों के अलग अलग फाउंडर क्या है आपको याद रखने हैं। क्लियर भाई, अब इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा। ये वाला तो 1956 में दिया था ज्ञानात्मक उद्देश्य, और जो साइकोमोटर उद्देश्य है ये 1966 में दिया था, फिर इसको रिवाइज किया हैरो ने 1972 के अंदर। जो अफेक्टिव डोमेन था ये 1964 में दिया गया था कोथरवोल और मारिया के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब एक एक उद्देश्यों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक उद्देश्य से किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। स्पीड ज्यादा लग रही है, मुझे तो बड़ी कम लग रही है। तो एक एक उद्देश्य को पढ़ेंगे, अब एक एक उद्देश्य से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे संज्ञानात्मक पक्ष की, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञान। अब देखो, संज्ञान शब्द आपको जहां भी आ जाए ना, समझ लेना संज्ञान शब्द होगा कुछ माइंड, कुछ थिंकिंग, कुछ चिंतन, इससे रिलेटेड हो गया आपका संज्ञानात्मक शब्द, आपको ध्यान रखना है। हाँ, देखिएगा, टेक्सोनोमी रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन, जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो रिलेट करती है किससे भाई, कॉग्निटिव डोमेन से, जो उसने प्रेजेंट की थी 1956 में। अब इस डोमेन में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपसे पूछ लेगा वो संज्ञान के अंदर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना, इसके अंदर आपकी थिंकिंग होती है, आपकी रीजनिंग होती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। ठीक है, तो बच्चा किसी भी तरीके से थिंकिंग करके सीख रहा है, एबिलिटी करके सीख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके सीख रहा है, तो ये जो चीज होती है ये किसके अंदर आती है भाई, ये आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आती है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2020 या 19 में कि क्या इस संज्ञान के अंदर नहीं आता है, तो उसके अंदर ऐसे ऑप्शंस डले होंगे, तो आपको ध्यान रखना जो माइंड से रिलेटेड है तो वो संज्ञान के अंदर आते हैं। आगे इसने 6 भागों में इसको कैटेगराइज कर दिया, ये 6 स्टेप आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इनका सीक्वेंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा। 6 को एक बार देख लेती हूँ, कहीं एक साथ लिखे हैं तो एक साथ लिखे हुए बता देती हूँ, पहले फिर अलग अलग बताऊंगी। एक साथ लिखे होंगे, रुको एक साथ लिखे निकाल लेती हूँ, फिर मैं अलग अलग बताऊंगी। ठीक है ना, ये रे, क्योंकि एक साथ थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, चाहे वो सीडीपी के सेक्शन में आए, चाहे हिंदी में आए, चाहे इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहां से देखिएगा, जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है इसको 6 स्टेप में ब्लूम ने डिस्क्राइब करा कि भाई मेरा बच्चा संज्ञान सीखेगा तो वो 6 स्टेप में गुजरेगा। ठीक है, जब मेरा बच्चा संज्ञान को सीखेगा, किसी भी कॉग्निज्म को सीखेगा, किसी भी बात को सीखेगा, तो वो 6 स्टेप में क्या है, गुजरेगा। ठीक है, तो वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान, तो पहला स्टेप है क्या, नॉलेज। दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, बोध। ठीक है, ज्ञान के बाद कौन सा है भाई, बोध। डिटेल से बताऊंगी सब में क्या क्या होता है, शॉर्ट में सुन लो पहले। सबसे पहले आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो पहली बात तो आपके पेपर में क्वेश्चन डाल देगा इन स्टेप से ही कि कौन सा ब्लूम का संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है और कौन सा ब्लूम का संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस ही याद रखना है, आपको ध्यान रखना है ज्ञान, बोध, प्रयोग। यार इससे स्लो क्या पढ़ाऊं, मतलब मुझे तो बहुत स्लो लेवल लग रहा है, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकती, तो बहुत ही स्लो लग रहा है मुझे। ज्ञान, कितनी बार तो बोल रही हूँ मैं एक चीज को, हाँ कोई बात नहीं, साथ साथ लिख रहे हो, एक आधे शब्द रह जाएंगे बाद में लिख लेना, बहुत स्लो नहीं कर सकती मैं इससे ज्यादा, मुझे लग रहा है बहुत स्लो हो गया ये। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना, फिर इन सीक्वेंस में से क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताती हूँ। तो नॉलेज, ज्ञान, बोध, इसको बोलते हैं प्रयोग, इसको बोलते हैं विश्लेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण, और इसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। मेन यही है ब्लूम टेक्सोनोमी का,
बाकी तो इतना ही पूछा जाता है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा भाई, आपको सिंपल है, ब्लूम क्या समझाना चाहता है कि सबसे पहले आप बच्चों को ज्ञान दो, मतलब जो भी आप सिखाना चाहते हो वो सिखाओ, चीजों को पढ़ा दो, ज्ञान करवाओ बच्चों को, फिर कॉम्प्रीहेंड करवाओ, फिर उनको बोध करवाओ कि तुमने कितना सीखा, किस तरीके से तुम उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। फिर उसको प्रयोग करके देखना चाहिए। आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी आपने एनालिसिस करा है, कुछ भी अपने अंदर रिटेन किया है, तो ब्लूम कहता है कि आप उसको क्या करो भाई, आप उसको प्रयोग करो। क्योंकि जब तक आप उसको अप्लीकेबल नहीं करोगे, मैंने जो पढ़ाया है, जब तक आपको खुद से रिवाइज नहीं करोगे, खुद से दोबारा पढ़ोगे नहीं, जब तक उसको अप्लीकेबल नहीं करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो चीज है अप्लीकेबल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रयोग में नहीं लाते हो तब तक आप उसको सही नहीं समझ सकते, ठीक है। कोई नहीं, और धीरे कर लेंगे। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस होता है एक चीज को डिटेलिंग में पढ़ना, एक चीज को टुकड़े कर करके पढ़ना, ठीक है। एक चीज है, उसको मान ले कोई भी लेसन है, कोई भी चीज है, उसको आप जब डिटेलिंग में पढ़ते हैं, टुकड़े कर करके पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। जब हम टुकड़े कर करके पढ़ते हैं तो एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। यदि कोई क्लास पीडीएफ लगा के पढ़ाई जा रही है तो अंडरस्टूड है, पूछा मत करो, ये क्लास के साथ अटैच मिलेगी, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, संश्लेषण। देखो विश्लेषण तो क्या होता है, एक कोई भी पॉइंट है, जब आप उसको ऐसे टुकड़े कर करके पढ़ते हो तो वो तो होता है विश्लेषण, ठीक है। कोई लेसन है, उसको भागों में बांट बांट के पढ़ रहे हो तो उसको हम विश्लेषण बोलते हैं। लेकिन कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज है, मान लीजिए एट द होल है, एट द होल के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एट द होल के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो मतलब ब्लूम क्या कहना चाहता है कि कोई भी बच्चा है तो उसको इन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि वो ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो इन स्टेप से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो आपको इस स्टेप याद रखने हैं। ज्यादा अच्छा पेपर आएगा इस चैप्टर से तो जरूर आएगा। इसी चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम उठा लो, आप चंडीगढ़ उठा लो, आप केवीएस उठा लो, आप डीएसएसबी उठा लो, आप एसटेट उठा लो, आप सीटेट उठा लो, तो इस चैप्टर से एक नहीं 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब जो इसका पार्ट 2 है वहां से भी और इससे भी। हाँ, क्लियर हुआ भाई। तो ये इसने सबसे पहले दिए थे 1956 में। एक बार आप ध्यान से समझना है चीज को, जो मैं आपको बताना चाहती हूं, एक बार आप ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसने क्या करे थे भाई, ये वाले स्टेप दिए थे अपनी टेक्सोनोमी में, ये वाले स्टेप दिए थे। तो ये वाले स्टेप एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब सिंपल बता रहा है कि ज्ञान होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, संश्लेषण होना चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। फिर ब्लूम ने खुद इसको रिवाइज्ड किया, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इसका रिवाइज्ड जो है ये लिखा है। फिर इसको क्या किया गया भाई, इसको रिवाइज किया गया। कुछ नहीं करा रिवाइज करके, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं करा। जैसे ये तो नाउन की तरह है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एक नाउन है, एक बात है, एक बता दी है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन इसने क्या किया, सबको बताऊंगी दोबारा, 6 के 6 को बताऊंगी, 6 से कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगी। फिर इसने 2001 में इसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। तो इसने रिवाइज करके क्या करा, कुछ खास नहीं करा, सिर्फ ये जो यहाँ नाउन की तरह लिखे हैं भाई, जैसे ज्ञान है तो ज्ञान का मतलब ज्ञान है, मतलब ठीक है नाउन सा लग रहा है, कोई एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञान को मैं लिख दूं कि याद कर लो उस चीज को, तो याद कर लो एक क्रिया के रूप में बदल गया। तो इसने क्या किया, 2001 में अपने स्टेप्स का नाम बदल दिया, ठीक है। तो आपको पेपर में या तो ये वाले स्टेप मिलेंगे या फिर रिवाइज टेक्सोनोमी से स्टेप मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से आपको ब्लूम टेक्सोनोमी से स्टेप मिल सकते हैं, या तो ये वाले स्टेप मिलेंगे पेपर में या ये वाले स्टेप मिलेंगे पेपर में। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि वो पूछे कि रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी के स्टेप कौन से हैं, तो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी के ये स्टेप थे और जो स्टार्टिंग में दी थी ये स्टेप थे। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो एक ही पूछेगा, या तो ये वाले या ये वाले, फर्क कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, नॉलेज होता है ज्ञान, नाउन की तरह लग रहा है, लेकिन इस ज्ञान को एप्लीकेशन के फॉर्म में, प्रयोग करने के फॉर्म में, ज्ञान की जगह उसने लिख दिया रिमेंबर। अब ज्ञान है तो ज्ञान को याद रखो, तो यहां पर उसने पहला स्टेप क्या कर दिया, रिमेंबर। अब कॉम्प्रीहेंड करना क्या होता है, बोध करना, समझना, तो इसने कॉम्प्रीहेंड की जगह यहां पर शब्द लिख दिया अंडरस्टैंड। कोई चक्कर नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ शब्दों को बदला है, ठीक है। ये नाउन की तरह लग रहे हैं, ये वर्ब की तरह लग रहे हैं, और कुछ नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। तो प्रयोग करने का जो वर्ब रूप है वो अप्लाई करना है, अप्लाई कर लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो इसने अप्लाई कर दिया। एनालिसिस का एनालिसिस ही रहने दिया है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जो बदलाव है इसने आखिरी 2 स्टेज में किया है, ठीक है। जो बदलाव है वो सिर्फ आखिरी 2 स्टेज में किया है, पहली 4 के अंदर इसने कोई भी बदलाव नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, एप्लीकेशन का अप्लाई लिख दिया, कॉम्प्रीहेंड को अंडरस्टैंड लिख दिया और नॉलेज को याद करना लिख दिया। पहले 4 में कोई भी चेंज नहीं है, इसके रिवाइज्ड के अंदर भी। लेकिन जो आखिरी 2 हैं, सिंथेसिस इसने काट दिया है, ठीक है। जो रिवाइज एडिशन था उसके अंदर इसने सिंथेसिस वर्ड को काट दिया है, और जो इवैल्यूएशन आखिरी में था उसको ये 5वें नंबर पर ले आया है, ठीक है।
सिर्फ इसने क्या किया है भाई, इन दो को इंटरचेंज करा है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सिंथेसिस को काट दिया है, इवैल्यूएशन ले आया है 5वें नंबर पे, और इवैल्यूएशन के बाद ये क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान से कुछ भी क्रिएट करेगा, तो लास्ट में इसने क्या कर दिया, क्रिएट। अब क्वेश्चन समझिए कैसे आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले तो ऐसा आएगा, ब्लूम टेक्सोनोमी के संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर कौन सा स्टेप नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कौन सा स्टेप नहीं है, तो वो ये 6 स्टेप में से 4 स्टेप दे देगा और चौथा कोई और स्टेप दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने बता देना कि ये नहीं है उठा के। फिर वो ये पूछेगा ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट स्टेप कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो हाईएस्ट स्टेप आपको पता है पुरानी वाली के हिसाब से इवैल्यूएशन है और नई वाली के हिसाब से क्रिएट है। तो दिमाग लगाना, यदि ऑप्शन में क्रिएटिंग भी लिखा है और इवैल्यूएशन भी लिखा है तो सीधा सा बात है, सीधी सी कॉमन सेंस है कि आपको आंसर नए वाला देना है। वो पूछेगा विच इज द हाईएस्ट स्टेप, पूछेगा नहीं, पूछा है केवीएस में क्वेश्चन कि विच इज द हाईएस्ट स्टेप ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, कि ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट स्टेप कौन सा है। इंग्लिश में ही आया था ये क्वेश्चन, सीटेट में इंग्लिश में ही आया था। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट स्टेप कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट स्टेप क्रिएटिंग है। यदि वो क्रिएटिंग लिखता है तो क्रिएटिंग करेंगे, यदि वो क्रिएटिंग नहीं लिखता है तो इवैल्यूएशन करेंगे। थैंक यू सो मच मोनिका, ठीक है। तो यदि वो क्रिएटिंग नहीं लिखता है तो आप इवैल्यूएशन करेंगे। समझ आया डिफरेंस? मुझे नहीं लगता इससे इजी तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। दिस इज द मोस्ट चाइल्डिश मेथड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और कुछ बच्चों को लग भी रहा है कि पहली बार ब्लूम टेक्सोनोमी समझ आ रही है, अभी तो शुरू करी है, अभी तो समझानी है, बट थैंक यू सो मच, ठीक है। तो समझ आ गया भाई, ये इसका कुछ कंफ्यूज नहीं होना। रिवाइज एडिशन से क्वेश्चन देगा तो ये शब्द आपको मिलेंगे और यदि अनरिवाइज से मिलेगा तो ये शब्द मिलेंगे। पहला स्टेप पूछे तो बता देना रिमेंबर है, बस सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में इतना सेट रख लो। यदि नए स्टेप लिखे हैं तो आपको नए स्टेप टिक करके आने हैं, नहीं तो पुराने स्टेप टिक करके आने हैं, बात खत्म। इससे ऊपर कोई बात नहीं है, कोई अपना दिमाग घुमाने की, गोलमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ भाई? तो ये थी ब्लूम की टेक्सोनोमी। अब इनसे और डीप में क्वेश्चन निकलता है तो कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। अब इनसे और डीप क्वेश्चन निकलेगा तो कैसे निकलेगा, वो ये कह देगा कि ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, इस तरीके से क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। तो सबसे पहला है नॉलेज। तो नॉलेज क्या है भाई, इसका लोएस्ट पार्ट है, मतलब किसी भी जो ब्लूम टेक्सोनोमी है तो इसका सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है भाई, नॉलेज है, आपको ध्यान रखना है। अब नॉलेज में क्या है, बच्चों को नॉलेज में क्या दी जाएगी, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन डाल देगा आपको कि एक बच्चे को हम कुछ भी फैक्ट दे रहे हैं, टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, कुछ एक्विजिशन दे रहे हैं नॉलेज की, तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी के कौन से स्टेप पर आता है। क्योंकि ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण का जमाना चला गया, सारे बच्चों को याद हो गई ये क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर पूछता है, तो स्टैंडर्ड लेवल पर वो क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, सुनो। स्टैंडर्ड लेवल को वो क्वेश्चन पे कैसे पूछेगा समझिए। वो ऐसे पूछेगा, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और वो ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट इसके कौन से मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वो अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, क्लियर। तो नॉलेज के अंदर आपको क्या वर्ड मिलेंगे, शॉर्टकट ध्यान रखो। नॉलेज में कोई फैक्ट होगा, कोई टर्मिनोलॉजी होगी, कोई संबंधित शब्द होगा, कि एक टीचर है बच्चों को कोई संबंधित शब्द, टर्मिनोलॉजी या कोई भी कंसर्न्स या कुछ भी समझा रहा है, तो वो किस उद्देश्य के तहत आएगा, तो वो ज्ञान उद्देश्य के तहत आएगा, ठीक है। किसके उद्देश्य के तहत आएगा, ज्ञान के आएगा। तो ज्ञान के अंदर वो कोई भी नॉलेज दे सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, वो स्पेसिफिक हो सकती है, मतलब वो कोई भी नॉलेज ज्ञान के अंदर दे सकता है। तो ज्ञान में आपको बेसिकली क्या क्या शब्द मिलेंगे कि बच्चा किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, बच्चा किसी चीज को पहचान रहा है, किसी चीज को रिकॉल कर रहा है, किसी चीज को सिलेक्ट कर रहा है, तो ये सारे के सारे किस में होंगे, ज्ञान के अंदर होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे किसके अंदर होंगे भाई, ज्ञान के अंदर। ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना। एक स्टेटमेंट होगी कि एक टीचर है बच्चों को किसी चीज को रिकॉग्नाइज करवा रहा है, उनको याद करवा रहा है, तो वो किस उद्देश्य पर काम कर रहा है। तो ज्यादा डीप आएगा तभी आएगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी के पेपर 1 में, ठीक है, डीएसएसबी वगैरह में, केवीएस वगैरह में। मतलब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा बोर्ड इतना डीप में घुसता है, नहीं घुसता है, सच बताऊं, एचएसएससी और हरियाणा बोर्ड, बट फिर भी क्लियर। तो इसके अंदर ये क्या होगा, नॉलेज के अंदर। फिर कॉम्प्रीहेंड के अंदर क्या होगा, बोध करना होगा किसी भी चीज का। मतलब आपको ये क्वेश्चन ये मिले कि एक टीचर है, किसी भी चीज का आइडिया समझा रहा है, किसी भी चीज का मेथड समझा रहा है, कोई प्रिंसिपल बता रहा है, तो बस याद रखना, ठीक है। उसमें तो क्या है, कोई तथ्य बता रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, सिंपल कुछ एहसास करवा रहा है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड के अंदर क्या होगा, वो कोई मेथड बताएगा, कोई तरीका बताएगा, कोई आइडिया बताएगा, कोई प्रोसेस बताएगा। बस सिंपल से याद रखना, किसी टाइप का कोई प्रोसेस बता रहा है तो वो कौन सा उद्देश्य है भाई, वो कॉम्प्रीहेंड है। तो वो उसको बोध करवा रहा है, ठीक है। तो वो उसको क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है, ठीक है। तो इस बोध के अंदर ये होता है।
ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, बस बोध के अंदर ये होता है, बोध में वो कोई ट्रांसलेशन करवा लेगा, कोई व्याख्या करवा लेगा, क्योंकि बच्चों को बोध करवा रहा है तो कोई ट्रांसलेशन करवा सकता है, कोई व्याख्या करवा सकता है, तो इस तरीके से वो क्या करेगा भाई, बोध करवाएगा। तो ये सारे शब्द बोध से रिलेटेड है कि बच्चा किसी चीज को डिफाइन कर रहा है तो वो उसका ज्ञान ले रहा है, बच्चा किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है भाई, बोध कर रहा है उस चीज का, ठीक है। फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन के अंदर बच्चा क्या करता है, प्रयोग करता है। तो किसी भी चीज को जब आपको ये लगे किसी भी स्टेटमेंट में कि बच्चा किसी चीज को करके दिखा रहा है, टीचर ने कुछ समझाया और बच्चा उसको करके दिखा रहा है, मेन क्वेश्चन इसी टेक्सोनोमी से आते हैं, मतलब उनसे कम आते हैं भावात्मक और क्रियात्मक से, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट किसी भी चीज को मतलब करके दिखाते हैं, खुद से करके दिखाते हैं। तो जब स्टूडेंट पर्टिकुलर पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज के अंदर, तो वो क्या होता है भाई, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वो कोई भी जिसमें वो नियमों को, फैक्ट को जनरलाइजेशन करते हैं, ध्यान रखना, नियम फैक्ट को बता रहे हैं तो ज्ञान है, नियम फैक्ट को किसी मेथड तरीके से समझा रहे हैं तो वो बोध है। लेकिन जब नियम फैक्ट को बच्चे खुद से ही एनालिसिस करके उसको प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कोई भी तरीके से किसी भी थ्योरी में वो नियमों का प्रयोग कर रहे हैं खुद से, तो वो क्या हो जाएगा भाई, एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, जिसमें बच्चे गणना कर रहे हैं, किसी को एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब बच्चे जिसमें खुद से कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो एप्लीकेशन हो जाएगा जिसमें बच्चे खुद से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब कोई भी टॉपिक है उसको मैंने बताया था भागों में डिवाइड करके पढ़ाना, कि एक अध्यापक है वो किसी भी चीज को उसके बहुत सारे भागों में डिवाइड करके पढ़ा रहा है। ये मैं अपनी ही बुक से पढ़ा रही हूँ, आप मेरी जो सीडीपी की बुक है ये वही बुक है, ठीक है ना। अपनी एक ही बुक आई है जो मेरा सबसे कीमती एहसास है, मेरी पहली पुस्तक, आपको पता ही होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको मैंने 1 साल से ज्यादा लगाया है लिखने में। उसके अंदर हर एक शब्द हिंदी में मिलेगा, हर एक शब्द इंग्लिश में, पूरी सीडीपी है, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, मतलब पेडागोजी है। किसी भी टेट एग्जाम में 30 में से 30 नंबर वो बुक दिलवा सकती है, 30 नहीं तो 29 तो पक्का, हाँ ठीक है। पर जरूरत नहीं है तुम्हें बुक लेने की, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ देखिए मैं कैसी हूँ, मैं अपनी बुक लेने से मना कर रही हूँ, क्योंकि पेड कोर्स वाले बच्चों को बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तुम्हें बहुत पढ़ा देती हूँ। हाँ क्लियर, बट हाँ रिवीजन के लिए ना नोट्स बनाने हो तो बात अलग है। तो एनालिसिस आपको पता है, विश्लेषण, तो विश्लेषण के अंदर क्या होता है, किसी चीज को ब्रेकिंग करना, किसी चीज को तोड़ना, किसी लार्ज टॉपिक को डिवाइड करके स्मॉल पार्ट्स में पढ़ना, सिंपल सी बात है। तो ये एनालिसिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, एनालिसिस होता है, किसी भी लार्ज पार्ट को मतलब एक तरह से तरीकों टुकड़ों में बांटकर पढ़ना। जैसे आपने किसी चीज को कंपेयर कर दिया, सेपरेट कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया, तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तो इनसे आप क्या करो, टुकड़ों में बांट रहे हो भाई, सेपरेट कर दिया है कि मैंने इस पार्ट का ये इतना सजा के निष्कर्ष निकाला है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे भाई, इस चीज को हम, जिसके पास बुक है उसको किसी भी तरीके के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषण, सिंथेसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। अब इसके अंदर विश्लेषण का उल्टा होता है, विश्लेषण में तो क्या होता है, पाठ को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एलिमेंट फ्रॉम द कनेक्टेड होल, आप छोटे छोटे चीजों को एट द होल के कॉन्सेप्ट में, गेस्टाल्टवादी थ्योरी टाइप में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब सेंटेंस बनाने के लिए स्पीक, ऑर्डर, एक्शन, देन वर्ड्स, मतलब कुछ भी आप जैसे छोटे छोटे शब्द हैं उनको इकट्ठा कर दिया, एक्शन, स्पीक लाउडर देन वर्ड, मतलब छोटे छोटे शब्दों को जब हम इकट्ठा करके पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस मेथड होता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको मेन याद रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर किसी चीज को आर्ग्यू करना, जनरलाइजेशन करना, इवेल्युएशन आपको पता है, इवेल्युएट करना सभी चीजों को, सभी क्षेत्रों में इवेल्युएशन क्या होता है भाई, इवेल्युएट करना होता है, जिसमें आपको लर्निंग की अचीवमेंट्स होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसको आप क्या करते हो, इवेल्युएट कर देते हो। क्लियर भाई, जिसके अंदर आप चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई आइडेंटिफाई कर रहे हो, कोई कमियां निकाल रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब आपका इवेल्युएशन होता है, ठीक है। आई होप अब यहां से आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, क्वेश्चन आता है पेपर में तो बस इसी टेक्सोनोमी से आता है, ठीक है। अब इसको सिंपल पूछे, इसको रिवाइज एडिशन पूछे, इसके 6 स्टेप पूछे, या इसके 6 स्टेप को खोल के पूछे, ठीक है ना, खोल के पूछे मतलब 6 स्टेप के अंदर से भी कोई क्वेश्चन निकाल देगा तो आप फटाफट रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये स्टेप है। फटाफट बताइए क्या आपको ब्लूम टेक्सोनोमी का ये पहला पॉइंट समझ आया, बाकी में कुछ है ही नहीं पढ़ने का, यही बस पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी में कुछ नहीं है, बाकी में नाम नाम याद करवाने हैं। फटाफट बताइए भाई, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? चलो
चले आगे, शाबाश, आज पहली बार ब्लूम टेक्सोनोमी क्लियर हुआ है, थैंक यू। चले भाई, चलो अब हम चलते हैं दूसरे उद्देश्य के ऊपर। आजकल पहले तो सर पहला उद्देश्य ट्रेंड करता था, अब आप कहोगे मैडम दूसरा भी याद करवाओगे, यस। अब पहले क्या था, 2022 से पहले के आप एग्जाम्स को देखोगे ना, तो कभी भी ब्लूम टेक्सोनोमी से डीप क्वेश्चन नहीं आया। ब्लूम टेक्सोनोमी किसने दी है, ये नाम किसने दिया है, और इसके 5 स्टेप में से कौन सा स्टेप इसके अंदर होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन डीएसएसबी वगैरह और स्टैंडर्ड एग्जाम्स में इसके अंदर से भी क्वेश्चन आने लगा 6 स्टेप से। और आजकल जो पिछले साल से ट्रेंड चल रहा है, पहले भावात्मक और क्रियात्मक को कोई छेड़ता ही नहीं था, बस उसी पर ध्यान करते थे। फिर सबने कहा यार ये गलत है, भावात्मक और क्रियात्मक को भी छेड़ो, इनके अंदर से भी फीलिंग होती है, इनको भी पढ़ाओ, ठीक है। तो आजकल जो क्वेश्चन आने लगा, जो पिछले स्टेट में क्वेश्चन आया था, वो भावात्मक उद्देश्य के स्टेप से आ गया था गलती से, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना चाहते हुए भी भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य के स्टेप भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले हम इतना ही पढ़ा देते थे, बट आपको याद रखना है। हाँ, फिर ब्लूम टेक्सोनोमी को भाई रिवाइज कर दिया, आपको पता है, एंडरसन एंड कैथ्रोल ने, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी को जो रिवाइज किया वो, हाँ, ये जो 2001 में उद्देश्य दिए, सॉरी, ब्लूम ने तो 1956 में दिए थे। ध्यान रखेगा क्वेश्चन कि इसकी जो टेक्सोनोमी है उसको रिवाइज किसने किया था, तो रिवाइज किया था एंडरसन एंड कैथ्रोवोल ने, ठीक है, याद रखेंगे। रिवाइज किया था किसने, एंडरसन एंड कैथ्रोवोल ने इसको क्या किया था भाई, रिवाइज किया था। तो ये रिवाइज एडिशन में आपको बता चुकी हूँ, क्लियर। अब हम आ जाते हैं दूसरे डोमेन पे, जिसका नाम है अफेक्टिव डोमेन। हिंदी में भी याद करना, हिंदी में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, हाँ कहीं सोचो। ये देखो, मतलब अलग अलग टीचर हो तो वो एक चैप्टर को 3 बार पढ़ाएगा, लेकिन एक ही अध्यापक है तो आपको पता है सेम चैप्टर को 3 बार क्यों पढ़ाएगा, वो सोचने की बात है ना। तभी मैंने आज ही क्लास सीडीपी वाले बैच में साथ चला रखी है। घबरा रहे होंगे ये बेचारे, आज 10 बजे कहाँ से क्लास आ गई, ठीक है, क्योंकि सीडीपी में भी है ये चैप्टर। चलो अब देखिए, दूसरा है आपका भावात्मक उद्देश्य, ऑफेक्टिव डोमेन। अब ये थोड़ी ना बच्चों को पूरा ज्ञानी बना दो। अब ज्ञानी, खाली ज्ञानी बना के क्या करोगे, उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए, उसके अंदर इमोशंस तो होनी चाहिए ना। ज्ञान 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 क्या करेगा, बच्चे का कैरेक्टर ही नहीं है तो खाक वो ज्ञान काम आएगा। तो कैरेक्टर बिल्ड करना, आपको पता है ना, पढ़ेंगे आपके सिलेबस में एक इमोशन का चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इमोशन की बहुत थ्योरीज हैं, डेनियल गोलमैन फलाना ये वो बहुत सारी, ठीक है। इमोशन पढ़ने वाले हैं, बस 2-3 दिन में तुम्हें पूरा इमोशनल बना दिया जाएगा। तो इमोशन का चैप्टर भी है आपके सिलेबस में। तो भाई बच्चों के अंदर वैल्यू होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए, तो सबने कहा वैल्यू कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका अफेक्टिव डोमेन सबसे पहले याद रखेंगे किसने दिया भाई, कैथ्रोवोल और मारिया ने, ठीक है। ब्लूम का नाम तो सबके साथ जुड़ा ही होता है क्योंकि इसने बेस बनाया है, लेकिन अलग अलग जो मेन रूप से काम किया था वो किसने किया था भाई, कैथ्रोवोल और मारिया ने काम किया था इसके ऊपर अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का जो ऑब्जेक्टिव था वॉल्यूम 2 के अंदर ये सारी चीजें फिर इसने डिस्क्राइब कर दी। वॉल्यूम 1 में तो कॉग्निटिव उद्देश्य डिस्क्राइब करे और वॉल्यूम 2 ने ये उद्देश्य जो है डिस्क्राइब कर दिए। अब अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर आपकी इंटरेस्ट होती है, मतलब आपकी जो रुचि होती है चीजों को लेके, आपका एटीट्यूड, आपका जो दृष्टिकोण होता है, जो नजरिया होता है चीजों को लेके वो होता है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएं होती है वो होती हैं, सेंसेशन भी यही होता है, भावनाएं, फीलिंग, सेंसेशन, है ना। और वैल्यूज। तो ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के कुछ उद्देश्य के अंदर आते हैं भाई, तो ये किसके अंदर आते हैं, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, भावात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट रिलेटेड है ह्यूमन हार्ट इमोशंस। तो ये किससे रिलेटेड है भाई, ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय, दिल, उसके इमोशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको हार्ट से रिलेटेड जो उद्देश्य मानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये इसके भी 6 स्टेप है। अब सुनो, आपको किसी बुक में 4 लिखे मिलेंगे, किसी बुक में 5 लिखे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफिशियल एनसीईआरटी में है वही स्टेप मैंने यहाँ पर डाले हैं, तो फिलहाल आपको यही स्टेप याद करना है, ठीक है। तो फिलहाल आपको यही स्टेप याद करने हैं, ये ऑफिशियल एनसीईआरटी के स्टेप है, 11th क्लास में है ये चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल आप यही याद रख लेना। मैंने बहुत पहले इंग्लिश में एक बार 4 भी पढ़ाए थे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी है जो आशा शर्मा वाली, उसमें 4 से 5 भी लिखे हैं, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी ये मानती है, तो फिलहाल आप इस पे चलो, ये न्यू है, लेटेस्ट है, ठीक है। हाँ, क्या चीज ललिता, अकेडमी पर कॉल करो भाई इस चीज के लिए। देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर 6 सब क्लासेस हैं, मतलब 6 स्टेप हैं। जैसे आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्टेप पूछेंगे, ऐसे ही भावात्मक उद्देश्य के 6 स्टेप भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 6 स्टेप कौन से हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है रिसीविंग। ठीक है, रिसीविंग का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। अब ये कहता है आप बच्चों को कोई भी वैल्यू सिखाना चाहते हो, कोई नैतिकता, कोई चरित्र बिल्ड करना चाहते हो बच्चों का, तो कैसे करोगे भाई? पढ़ाई सिखाओगे तो ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण से सिखा दोगे, लेकिन बच्चों को वैल्यूज दोगे तो कैसे दोगे? देखो, तो सबसे पहले रिसीव। ये कहता है भाई आप कुछ भी सिखाना चाहते हो, कुछ भी सिखाना चाहते हो, तो बच्चा उस चीज को क्या करेगा भाई? बच्चा उस चीज को रिसीव करेगा। सबसे पहले तो बच्चा आपकी बात को, आप माँ बाप हो, आप अच्छे हो, आपकी बातें अच्छे हैं, तो बच्चा क्या करेगा भाई? सबसे पहले उस चीज को रिसीव करेगा। ठीक है, उस चीज को रिसीव करेगा, ध्यान रखना है। फिर रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। मान ले मैंने कुछ बोला तो मेरे बच्चे ने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, तो रिसीव करके वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा। बीएड में थी मुझे पता है, लेकिन हमें बीएड में कभी पल्ले नहीं पड़ी। ये थी क्या? बीएड तो यूं ही दे आए थे खामखा की, है ना? बीएड में तो और कभी समझ ही नहीं आया कि ये चीजें हैं क्या। मैं आज भी सोचती हूँ यार हमने कैसे बीएड की थी, हम यूं ही पढ़ गए ना, हमें कभी पता ही नहीं था कि ये चीजें हैं क्या। ये तो जब पढ़ाने लगते हैं तब ये चीजें बेस्ट हुई हैं। मतलब बीएड में तो मुझे लग रहा है हम रट रुटा के दे आए, हमें पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज। हाँ, ये चैप्टर बीएड में था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब उसके ऊपर मेरा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा फिर बाद में। फिर वैल्यूइंग, फिर उसकी वैल्यू उसको समझाई जाएगी। बेटा ईमानदारी रख, बेटा बेईमानी मत कर, बेटा पढ़ ले, पढ़ाई काम आती है, इन गेम में कुछ नहीं रखा। लेकिन बच्चों को समझ कहाँ आता, उनको तो गेम ही अच्छा लगता है, पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, कितनी वैल्यू हम उनको दे दें। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फिर बच्चा क्या करेगा? हाँ ठीक है मम्मी, सुन ली तेरी राम कहानी, ठीक है मैं समझ रहा हूँ पढ़ाई काम आएगी, लेकिन गेम भी तो बहुत काम आते हैं। देखो नीरज चोपड़ा ओलंपिक में वो लेके आया, गेम खेलने दो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, मुझे सबकी चैट शो हो रही है। फिर मैं कहूंगी चल यार ठीक है जो तेरे को लगे, लेकिन कुछ तो कैरेक्टर बना के रख। तो ऑर्गेनाइज, फिर वो कहता है ठीक है मम्मी मैं तेरे लेक्चर को और अपनी बातों को ऑर्गेनाइज कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, फिर हमारे समझो को बच्चा मैनेज कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। और फिर ऑर्गेनाइज करने पर क्या होता है? ऑर्गेनाइज करने पर बच्चे का कैरेक्टराइजेशन, बच्चे का चरित्र बन जाता है, वो उस चीज को समझता है। बस, कुछ भी चक्कर में नहीं पड़ना, 6 स्टेप आपको पता होना चाहिए। स्टेप कोई कंफ्यूज नहीं होना, वो तो बचपन से याद हो गए तुम्हें, ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण, जो कि कई बार पढ़ लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले रिसीव किया, रटना है ही नहीं, बच्चे ने रिसीव करा, आपने कुछ बोला, बच्चा मतलब रिसीव कर रहा है, मतलब फिर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्ड करने के बाद उसकी वैल्यू को हम समझा रहे हैं, वैल्यू को समझा रहे हैं, तो बच्चा कह रहा है ठीक है मैं अपने कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बना के क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है अपनी चीजों को। और ऑर्गेनाइज जब वो कर लेता है तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने कैरेक्टर में ले आता है और उसका चरित्र बन जाता है। ठीक है, तो उसका चरित्र क्या है भाई? बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 स्टेप है। ठीक है, ये कितने स्टेप है भाई? 6 स्टेप। तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि भावात्मक उद्देश्य के 6 स्टेप में से कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप नहीं है? बस, इससे ज्यादा कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ भाई? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। तो इसको कोई आपको डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कोई भावात्मक उद्देश्य को मतलब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये था आपका भावात्मक उद्देश्य। क्लियर? रिसीविंग इसका निम्नतम लोवेस्ट लेवल है। ठीक है, रिसीविंग के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? मतलब बिना अधिगम के नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी बच्चा रिसीव करता है, ये रिसीव करेगा, मतलब कोई भी अवेयरनेस होगी सोसाइटी को लेके, कोई इच्छा होगी, मतलब किसी भी चीज को रिसीव करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिसीव कर लेगा कैसे? किसी की सुन के, किसी को सुन रहा है, किसी को देख रहा है, मतलब किसी भी तरीके से वो बातों को रिसीव कर लेगा। फिर आपको पता है रिस्पॉन्ड, मैं समझा चुकी हूँ। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए वो सक्रिय रूप से भाग लेगा किसी भी प्रतिक्रिया में, मतलब अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, सेम मैं बता चुकी हूँ, बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, तो सहमति देगा, कुछ भी करेगा, सिलेक्ट करेगा, आंसर देगा, आपकी बातों को रिस्पॉन्स करेगा। फिर रिस्पॉन्स करने के बाद वो क्या करेगा भाई? वैल्यूइंग करेगा, अनुमूल्यन करेगा। तो इसमें क्या है? विशिष्ट मूल्यों से है, मतलब जिसमें विद्यार्थी की जिसमें आस्था होती है, मैं आपको समझा चुकी, जो चीज उसको अच्छी लगती है वो वैल्यूइंग करता है, समझता है, हम उसको वैल्यू बताते हैं तो उस चीज को समझ लेता है। ठीक है, हाँ। अब कुछ बच्चे को लगेगा फास्ट, मैं इस चीज को समझा चुकी हूँ ना डिटेल से, तो फास्ट में इसलिए चलती हूँ जस्ट फॉर रिविजन, कहीं अब लगे कि मैम बीच में फास्ट हो गए, मुझे पता होता है कहाँ फास्ट रहना कहाँ स्लो।
ठीक है। तो वैल्यूइंग करता है, ऑर्डर करता है, तरीका करता है, मूल्यों को समझता है, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, पार्टिसिपेट करता है चीज़ों में, फिर अपना कॉन्सेप्ट बना लेता है, मतलब सभी पहलुओं को एक साथ मिलाकर विचार कर लेता है, बच्चा रिलेट करता है, ठीक है भाई मैं समझ रहा हूँ मम्मी कोई बात नहीं। फिर क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, मतलब उनको अरेंजमेंट कर लेता है, वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से कोरिलेट कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, और लास्ट में क्या करता है भाई, हाईएस्ट लेवल होता है। दिस लेवल ऑफ द स्टूडेंट ट्राई टू मेक अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, हाईएस्ट लेवल होता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से उद्देश्य के अंदर वो एक अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, अब्स्ट्रैक्ट ज्ञान बनाने की कोशिश करता है। अब्स्ट्रैक्ट ज्ञान का मतलब अपनी वैल्यूज, अपने मूल्य, ऐसी ना समझी हुई बातें भी बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो इस तरीके से वो चीजों को समझने लग जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? पहले फटाफट बताइए, क्या आपको भावात्मक उद्देश्य क्लियर हुआ? क्या आपका भावात्मक उद्देश्य क्लियर हुआ? हो गया? चलो अब लास्ट उद्देश्य की तरफ चलते हैं, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, लास्ट उद्देश्य की तरफ चलते हैं, जो कौन सी है भाई, साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है, लास्ट उद्देश्य है दैट इज साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्रियात्मक पक्ष इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन को हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक पक्ष बोलेंगे। देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष क्या है भाई, किसने प्रस्तुत किया था क्रियात्मक पक्ष को? आपका सिम्पसन और हैरो ने। ठीक है, सिम्पसन और हैरो ने किसको पक्ष किया है भाई, क्रियात्मक। तो क्रियात्मक के अंदर, जिसके अंदर आपका मस्कुलर वर्क हो और आपकी मतलब मसल्स और न्यूरो, आपका ब्रेन और आपकी मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं, तो वो क्रियात्मक वर्क होता है। ठीक है, तो वो कैसा वर्क होता है भाई, क्रियात्मक, साइकोमोटर। जैसे मैंने बताया, आप बच्चे को साइकिलिंग सिखा रहे हो तो उसका बॉडी मूवमेंट और उसकी मसल्स एंड उसका माइंड भी तो कोऑर्डिनेट करेगा ना कि मुझे ऐसे चलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया भाई, क्रियात्मक पक्ष हो गया, आपको ध्यान रखना है। अब क्रियात्मक पक्ष बहुत आसान सा है, कोई ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा क्रिया करेगा, कैसे करेगा भाई, तो इन 4 स्टेप में वो चीजों को सीख लेगा। क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, इमिटेशन। मैं बताऊंगी बेटा साइकिल ऐसे चलानी है, इसके ऊपर बैठ जा, ऐसे पैडल मारना है, तो वो इमिटेट करेगा, हाँ हाँ मम्मी ने बताया ऐसे 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 मैंने करना है। ठीक है, फिर मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेशन का मतलब उसको करके देखेगा, क्योंकि क्रियात्मक चीजें तभी नहीं हो सकती जब तक आप उसको करोगे नहीं। फिर वो क्या करेगा भाई, उसको मैनिपुलेट करेगा, मतलब उसको करेगा, फिर उसको अपने माइंड में प्रेस ही कर लेगा, संक्षिप्त कर लेगा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे स्टेप है, मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया और ये सेट है। ठीक है, फिर वो उनको क्या कर लेगा, प्रेस ही कर लेगा, मतलब उसको संक्षिप्त रूप में कर लेगा, और फिर उसको अपने व्यवहार के अंदर ले आएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा भाई, उसको अपने व्यवहार के अंदर ले आएगा, किसके अंदर भाई, क्रियात्मक पक्ष में। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसको अपने बिहेवियर के अंदर ले आएगा बच्चा, आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और स्टेप है, ज्यादातर कई बार है ना आपको एक स्टेप और लिखा मिल जाएगा यहां पर, इसको भी मैं बीच में लिख देती हूं। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है व्यवहार में प्रयोग करना। सुनो मेरी बात ध्यान से, कई बार आपको पेपर्स में आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं, वैसे मेनली एनसीईआरटी में तो 4 स्टेप दिए हुए हैं कि बच्चा इमिटेशन करेगा, फिर उसको मैनिपुलेट करेगा, प्रेसिशन करेगा और नेचुरलाइजेशन कर देगा, मतलब उसको स्वभाव में ले आएगा। ठीक है, तो कई बार आपको नेचुरलाइजेशन की जगह आपको आर्टिकुलेशन वर्ड भी मिल जाता है, व्यवहार में प्रयोग करना एक ही बात होता है। कई बार आपको सिक्वेंस में ऐसे भी मिल जाता है, कई बार सिक्वेंस में ऐसे मिल जाता है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब मैं क्यों बता रही हूं, सुनो। वो आपसे पूछे कि क्रियात्मक उद्देश्य के तहत कितने स्टेप आते हैं, तो 4 या 5, आप 5 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में शायद 5 ही, आर्टिकुलेशन भी मेंशन है। ठीक है, तो 5 ही कर देना आप, कि इसके अंदर कितने हैं भाई, 5 हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, इमिटेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, प्रेसिशन करेगा एंड आर्टिकुलेट करेगा। आर्टिकुलेट वैसे तो व्यवहार में लाना ही होता है, और फिर वो उसका व्यवहार बन जाता है। तो बहुत सारी बुक्स जब हम पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक्स पेडागोजी की, तो कई बुक्स में जो नेचुरलाइजेशन है और जो आर्टिकुलेशन है वो सेम स्टेप लिखा होता है। ठीक है, कई बुक में इनको अलग अलग करके भी लिख देते हैं। तो आपसे पूछे कि कितने स्टेप हैं इसके, जो आपका साइकोमोटर डोमेन है, तो आप 5 बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन ऐसे। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का ध्यान है, जो इंग्लिश पेडागोजी की बड़ी बड़ी थीसिस होती हैं तो उसमें आर्टिकुलेशन को अलग लिखा हुआ है, तो वो गलत नहीं माना जाता। बहुत सारे हमारे पास इसके लिए वो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप आपसे पूछे इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, फिर आर्टिकुलेशन या नेचुरलाइजेशन, तो कई बार वो सीक्वेंस के अंदर
4 लिखेगा, कई बार सीक्वेंस में 5 लिख दे। मैंने इसलिए बताया है कई बार आपको नेचुरलाइजेशन की जगह आर्टिकुलेशन भी लिखा मिल सकता है। आर्टिकुलेट भी एक ही बात है, आपके व्यवहार में लाना, नेचुरलाइजेशन भी एक ही आपके व्यवहार में लाना। तो ज्यादातर किताबों में आपको आर्टिकुलेशन लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोटल स्टेप पूछे तो 5 बता देना, सीक्वेंस पूछे तो मैंने आपको बता दिया है। यदि प्रेसिशन के बाद आर्टिकुलेशन लिखा मिले और बाद में ये लिखा मिले तो ये वाली सीक्वेंस टिक कर देना, ठीक है। नहीं तो टोटल पूछे तो आप 5 ही लिखना, क्योंकि बीएड की बुक्स में भी ज्यादातर 5 ही मिलता है, तो आप 5 ही करना इसको, ठीक है। क्लियर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इतना। प्रेसिशन होता है उस चीज को संक्षिप्त करना, जैसे आपने इमिटेट किया अपने पेरेंट्स को, फिर अपने कार्य करने लगे, मैनिपुलेट करा, फिर अपने माइंड में सेट कर लिया, शॉर्टकट कर लिया कि मैंने ऐसे करना, फिर उसको अपने व्यवहार में ले आए। समझ गए ना बात? छोटी सी नई बात आते ही तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बच्चों की तरह। सिंपल सा आपसे पूछे कि क्रियात्मक उद्देश्य के कितने स्टेप होते हैं, तो आप लिखेंगे जी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इमिटेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, प्रेसिशन होता है, और चौथा कौन सा होता है? आर्टिकुलेशन होता है, और 5वां कौन सा होता है? नेचुरलाइजेशन होता है। ठीक है जी, ऐसे। ठीक, कई बार वो सीक्वेंस में 4 पूछ लेगा पेपर में, कई बार 5 पूछ लेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार चौथे को सेम लिख देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस के हिसाब से काम करना है, बस 4 या 5 आ जाए तो 5 कराना, बात खत्म। और बाकी ऑप्शन में पूछे कौन सा स्टेप नहीं है, तो इन 5 स्टेप लिखे होंगे तो 5 तो होंगे, इनके अलावा मतलब इन 5 में से ही 3 लिखे होंगे, इनके अलावा कोई चौथा उसको एलिमिनेट कर देना, बस इतना सा मुद्दा है, ज्यादा मुद्दा नहीं है, ठीक है। क्या बात, आजकल तुम्हें जल्दी समझ आने लगी चीजें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के। पहले तो तुम कहते थे समझ नहीं आता, मतलब अब तुम्हें मेरी साइकोलॉजी पता चल गई है ना। जो कुछ बच्चे ना छोटी छोटी बातों पे ये कहाँ से आ गया, ये लिखा क्यों नहीं है फिर, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि पेपर में एक भी पॉइंट मतलब तुम्हारा इधर से उधर ना हो, ठीक है। ये मेरा मकसद रहता है बैच में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। शुक्र है मालिक, तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें समझ आ गया, मेरे को लगता है भगवान को सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इसके अंदर आपको पता है फिजिकल, साइकोमोटर, ये सारी एक्टिविटीज जो है इस उद्देश्य के अंदर आते हैं। ओहो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं यूं सोचूं मेरी बुक में आर्टिकुलेशन कैसे रह गया, है ना। ये देखो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है मैं यूं करूं आर्टिकुलेशन कैसे रह गया यार, मैंने लिखा तो था, ठीक है, वो वहां पर प्रिंटिंग में रह गया, ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैंने बुक क्रिएट करी थी, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरर है भाई, देखो ऐसे थोड़ी ना अपनी बुक में लिखा है, तुम्हें टेंशन मत लेना, आगे लिखा मिल गया आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है, क्लियर। तो 5 स्टेप ही बोलोगे तुम, क्लियर हुआ भाई। तो ये थे आपके कि भाई प्रत्यक्षीकरण करो, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चे समायोजन करना सीखे, प्रत्यक्षीकरण सीख ले, कंस्ट्रक्ट करने, निर्माण कर ले, मतलब किसी भी तरीके से बच्चा चीज़ों को सीख ले। तो ये थी आपकी ब्लूम टेक्सोनोमी, एंड आई होप अब आपको ब्लूम टेक्सोनोमी कभी भी गलत करने की गुंजाइश मेरे ख्याल से तो पेपर में नहीं होगी, फिर भी होगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना। फटाफट बताओ। चलो अब कल हम इस क्लास का पार्ट 2 करने वाले हैं, कोई एब्सेंट मत रहना, क्योंकि कल इतने मेथड्स हैं, यदि तुम्हें एब्सेंट रहेगी ना तो तुम बाद में मेरी जान खाओगे कि इसमें क्या था और इसमें क्या था, ठीक है। कल इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, दैट इज अबाउट द मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है। आज हमने इवेल्युएशन किया है, कल की क्लास में हम असेसमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और इवेल्युएशन की टेक्निक्स करेंगे, जहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जिसमें दुनिया भर की चेकलिस्ट पैकलिस्ट ये वो पोर्टफोलियो दुनिया भर की विधियां होंगी। तो 10 बजे ही इंग्लिश वाली क्लास पे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, टाइम से आ जाना। और इस बैच की मैंने कोई भी क्लास यूट्यूब पे ओपन नहीं करी अब तक, एक क्लास तो करनी चाहिए ना, करेंगे, यही करेंगे, ब्लूम टेक्सोनोमी देखेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि बैच की एक आधी क्लास ओपन करनी चाहिए डेमो के लिए, बच्चे पूछते रहते हैं, और मैं एक भी नहीं करती, बैच में इतनी क्लास होती है, पढ़ाते रहते हैं पागलों की तरह, एक आधी तो यूट्यूब पे ओपन करनी चाहिए एज ए डेमो, है ना। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, लर्निंग का दी एंड करेंगे आज। पूजा मुझे मैसेज शो हो रहे हैं, दुखी ना हुआ करो, आज रात को इवैल्यूएशन के क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन ना लो तुम।